जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र कक्षा 12 का जो चौथा वीडियो है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि वस्तु क्या होता है और वस्तु कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं वस्तुओं का अर्थ हम पढ़ेंगे, फिर आगे वस्तुओं के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं उसको पढ़ेंगे, और लास्ट में कुछ प्रश्न हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं कक्षा 12 में, उसका हम रीडिंग करेंगे, समझेंगे। तो वस्तु का अर्थ यहाँ से शुरू करते हैं। वस्तु में इसको गुड्स कहा जाता है, अर्थशास्त्र की भाषा में गुड्स कहा जाता है, और सामान्य भाषा में वस्तु को कहा जाता है थिंग्स या आर्टिकल्स। लेकिन हम यहाँ पर गुड्स मानकर चलेंगे क्योंकि अर्थशास्त्र विषय के रूप में वस्तु को गुड्स कहा जाता है। तो वस्तु क्या है? वस्तुओं में सभी भौतिक पदार्थ, वो भौतिक पदार्थ चाहे प्राकृतिक हों या मानव निर्मित हों, और जिन्हें मापा जा सकता हो या जिसकी कीमत को बाजार में आंका जा सकता है, को सम्मिलित किया जाता है। फिर से, वे सभी वस्तुएं जो भौतिक पदार्थ हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है कि वस्तुओं में भौतिक पदार्थ और सेवाएं दोनों को शामिल किया जाता है। अर्थशास्त्र में जो वस्तु है, वस्तु के अंदर में दो प्रकार की वस्तु हो सकती हैं। एक भौतिक पदार्थ, यानी जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें कहा जाता है भौतिक पदार्थ। जैसे कि फर्नीचर, ब्रेड, गेहूँ, पंखा, एसी, रेफ्रिजरेटर, इन सबको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इन्हें कहा जाता है दृश्य वस्तुएं। और एक होती हैं अदृश्य वस्तुएं। अदृश्य वस्तुओं को हम देख नहीं सकते हैं, उनको हम उपभोग तो करते हैं, उनका हम यूज़ तो करते हैं, उनका कंजम्पशन तो करते हैं, लेकिन उनको हम देख नहीं सकते, वो अदृश्य होती हैं। यानी वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती हैं, एक दृश्य वस्तुएं, एक अदृश्य वस्तुएं। दृश्य वस्तुएं ही भौतिक पदार्थ कहलाती हैं और अदृश्य वस्तुएं अभौतिक पदार्थ कहलाती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको खाली हम सेवाएं प्राप्त करते हैं। जैसे कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो जो उनका शिक्षा है, शिक्षा एजुकेशन क्या है? ये सेवा है। ये वस्तु नहीं है कि शिक्षा नाम की वस्तु हम 1 किलो नाप के लेकर चले आए। लेकिन हाँ, वस्तुओं में क्या है कि ये प्राकृतिक हो सकते हैं। प्राकृतिक में जैसे हम कह लें कि मिट्टी वस्तु ही तो है, लेकिन वस्तु उसको कहा जाएगा अर्थशास्त्र में जिन्हें मापा जा सके। मापा जा सके का मीन्स होता है कि बाजार में जिसकी कीमत को आंका जा सके। अब मिट्टी की कीमत क्या है बाजार में? कुछ नहीं है कि मिट्टी हम लेकर के गए, एक बोरी भर के मिट्टी बेच दिए, तो मिट्टी का कोई कीमत तो है नहीं ऐसे। बाजार मूल्य वैसे तो बहुत मूल्यवान मिट्टी है, मिट्टी बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बाजार में मिट्टी बेचा नहीं जाता, खरीदा नहीं जाता। तो मिट्टी प्राकृतिक वस्तु तो है, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में मिट्टी वस्तु नहीं है। अर्थशास्त्र में वस्तु उसे ही माना जाएगा जिसकी कीमत को बाजार में आंका जा सके या मापा जा सके। अब कोई ऐसी प्राकृतिक वस्तु जिसकी कीमत को बाजार में आंका जा सके, वो क्या हो सकती है? कोई ऐसा दृश्य वस्तु, जैसे हम कह लें कि आम है, मैंगो, एक प्राकृतिक वस्तु है, इसको मनुष्य नहीं बनाता है, और ये दृश्य वस्तु भी है क्योंकि इसको हम देख सकते हैं और इसको मापा भी जा सकता है बाजार में। तो आम यानी कि फल, फूल, दूध, अंडे, मांस, ये सारी जो चीज़ें हैं, अनाज, ये सारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, इनको प्रकृति ने पैदा की हैं और इनका बाजार मूल्य भी है। तो ये सारी वस्तुएं कहलाएंगी प्राकृतिक वस्तुएं या भौतिक वस्तुएं या भौतिक पदार्थ। फिर एक होती हैं अदृश्य वस्तुएं, यानी जिनको हम देख नहीं सकते हैं, उनको सेवाएं कहते हैं। ये भी वस्तुएं हैं, सेवाएं भी वस्तुएं हैं। वस्तुएं दो प्रकार की हैं, दृश्य वस्तुएं, अदृश्य वस्तुएं। अदृश्य वस्तुएं ही सेवाएं कहलाती हैं, सर्विसेज कहलाती हैं।
यानी इनकी कीमत को बाजार में आंका जा सकता है, क्योंकि वस्तु वे होती हैं जिनकी कीमत को बाजार में आंका जा सकता है। वस्तु का ही तो प्रकार अदृश्य वस्तु है, यानी अदृश्य वस्तु अर्थात सेवा को भी बाजार में आंका जा सकता होगा। जैसे कि शिक्षा है, तो स्कूल में हम जाएंगे तो मान लीजिए कि क्लास 10th का कोई विद्यार्थी है, उसकी कीमत एक महीने का 500 रुपये है स्कूल में, तो शिक्षा की कीमत बाजार में आंका जा सका। शिक्षा एक मानव निर्मित वस्तु है जो दिखती नहीं है, लेकिन इसको बाजार में मापा जा सक रहा है, शिक्षा को मूल्य के रूप में, कीमत के रूप में। तो शिक्षा भी वस्तु है, क्योंकि वस्तु वे सारी चीज़ें होती हैं जिनका बाजार मूल्य होता है और जो प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित होती हैं। तो शिक्षा एक मानव निर्मित प्राकृतिक दोनों का मिश्रण जैसा है। शिक्षा को प्राप्त किया, उसको बाजार मूल्य में बेच दिया, तो शिक्षा भी हो गया, सेवाएं मतलब वस्तुएं हो गई। तो ये है वस्तु का कंसेप्ट। अब वस्तु एक हिसाब से देखें तो दो प्रकार की और हो सकती हैं, मतलब वस्तु के प्रकार एक हिसाब से अगर देखा जाए तो एक होते हैं अदृश्य वस्तुएं और अदृश्य वस्तुएं। फिर वस्तु का वर्गीकरण एक आधार पर और किया जाए कि किनका बाजार मूल्य है और किनका बाजार मूल्य नहीं है, तो ऐसी वस्तु जिनका बाजार मूल्य होता है वो आर्थिक वस्तुएं कहलाती हैं, और ऐसी वस्तुएं जिनका बाजार में कोई मूल्य नहीं है वो अनार्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक वस्तु जिनका बाजार में मूल्य होता है वे आर्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। अब बाजार में मूल्य प्राकृतिक चीज़ों का भी हो सकता है, मानव निर्मित चीज़ों का भी हो सकता है, और दृश्य वस्तुओं का भी हो सकता है, अदृश्य वस्तुओं का भी हो सकता है। प्राकृतिक में जैसे आम, मानव निर्मित में जैसे फर्नीचर, और दृश्य में जैसे कि फैन, पंखा, रेफ्रिजरेटर, एसी। अदृश्य वस्तुओं में जैसे कि चिकित्सा सेवा ले लिए, शिक्षा सेवा ले लिए, किसी से सलाह सेवा ले लिए, सलाहकार के रूप में काउंसलिंग करवा लिए, या किसी साइकियाट्रिस्ट मनोवैज्ञानिक के पास जाकर के अपनी मनोचिकित्सा करवा लिए। तो ये सारी आर्थिक वस्तुएं हैं क्योंकि इनका बाजार मूल्य है। और एक है जिनका मूल्य नहीं आंका जा सकता, वे अनार्थिक वस्तुएं कहलाती हैं, जिनका मूल्य नहीं आंका जा सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति गया एक पहाड़ी क्षेत्र में गया, तो पहाड़ी क्षेत्र ये भी तो एक प्राकृतिक वस्तु ही तो है, पहाड़ प्राकृतिक वस्तु है, लेकिन इस पहाड़ को आप देखने गए पर्यटन के रूप में, इसका क्या मूल्य हो सकता है? कोई मूल्य नहीं, इसके मूल्य को मापा नहीं जा सकता। नदी में पानी बह रहा है, महासागर में खूब पानी भरा हुआ है, उसका क्या मूल्य है? उसको आंका नहीं जा सकता। धरती पे खूब मिट्टी बिखरी हुई है, उसका क्या मूल्य है? आंका नहीं जा सकता। दिन में खूब प्रकाश हो रहा है, हमें लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस लाइट का क्या मूल्य है? उसको आंका नहीं जा सकता। फ्री में हवा बह रही है, उसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसका बाज़ार मूल्य आंका नहीं जा सकता। तो जिसका बाज़ार मूल्य आंका नहीं जा सकता, हालांकि उसका हम यूज़ करते हैं, वो अनार्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। फिर वस्तुओं के प्रकार में आए तो एक हिसाब से वस्तुएं हो सकती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं एवं अंतिम वस्तुएं, इसको हम पढ़ेंगे। फिर एक हिसाब से होती है यहाँ पे उपभोग वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुएं। तो पहले हम ऊपर वाला देखें कि मध्यवर्ती वस्तुएं एवं अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को इंग्लिश में कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए, पहले हम एक प्रोसेस समझ लें। जैसे खेत है, खेत में से हमने पैदा किया गन्ना, गन्ने से हमने बनाया गन्ने का रस, और गन्ने के रस को किसी ने पी लिया। तो गन्ना जो है ये मध्यवर्ती वस्तु है, और रस जो है ये अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु वो होता है जिसको उपभोक्ता उपभोग कर लेता है,
जिसको कंज्यूमर कंजम्पशन कर लेता है, जिसको कोई व्यक्ति यूज़ कर लेता है, उसे कहते हैं अंतिम वस्तु। लेकिन गन्ना अंतिम वस्तु नहीं है, क्योंकि गन्ने को उपभोक्ता यूज़ नहीं कर सकता है। अब एक आध दो गन्ना ऐसे चूल्हे बात दूसरी है, लेकिन बड़े पैमाने पर गन्ने का सीधा प्रयोग नहीं है। यानी जब किसी वस्तु को हम सीधे सीधे उपभोग, सीधे सीधे कंजम्पशन, सीधे सीधे यूज़ न कर सकें, लेकिन उसके माध्यम से किसी अंतिम वस्तु को बनाया जा सकता हो, जिसका उपभोग किया जा सकता हो, तो जो अंतिम में बन गया, जिसका उपभोग हम कर सक रहे हैं, उसे कहा जाएगा अंतिम वस्तु। और जिनका यूज़ हम डायरेक्टली प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, उसे कहा जाएगा मध्यवर्ती वस्तु। ये मध्य में है, अभी इसका अंतिम परिणाम आना बाकी है, इसका अंतिम रूप आना बाकी है। लेकिन हाँ, अंतिम रूप में आने के लिए इस मध्यवर्ती वस्तु का होना आवश्यक है, बिना गन्ने के रस नहीं बन सकता। तो ये है। अब जैसे खेत है, खेत में हमने लगाया मलबरी प्लांट, यानी कि शहतूत का वृक्ष। शहतूत के वृक्ष में हमने पाला कोकून, सेरीकल्चर किया, रेशम कीट पालन किया। उसमें रेशम कीट पालन किया और रेशम को निकालें, फिर रेशम से हम बना लेंगे धागा, फिर धागा से बन जाएगा फैब्रिक, और फैब्रिक से लास्ट में बन जाएगा क्लॉथ्स, यानी कपड़े बन जाएंगे, सिले सिलाए। तो कपड़ों का उपभोग इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरे चैन में कपड़ा अंतिम वस्तु है, क्योंकि अब ये कपड़ा सीधे उपभोग के लिए आएगा मार्केट में, इसका उपभोग होगा। तो ऐसी वस्तु जो पूरी श्रृंखला में सबसे लास्ट में होती है, जिनका उपभोग अब किया जाना बाकी है, जिसको बाज़ार में बेच करके उपभोक्ता ले लेगा और अपना यूज़ करेगा, निजी रूप में यूज़ करेगा, उसे कहा जाता है अंतिम वस्तु। लेकिन रेशम, धागा, फैब्रिक, ये सारी हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। रेशम को बेचा जाएगा जो जो धागा बनाता है, और धागा को बेचा जाएगा जो उस धागे से फैब्रिक बनाता हो, और फैब्रिक को बेचा जाएगा जो कपड़े बनाता हो, और कपड़े को किसी को बेचा जाएगा, वो अंतिम रूप से ही किसी को बेचा जाएगा जो सीधा उसका यूज़ करेगा। तो जो मध्य में सारी चीज़ें आ रही हैं, ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, और कपड़ा अंतिम वस्तु है। अब डेफिनेशन पे आते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं, ये वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें दोबारा बेचने अथवा पुनः उत्पादन के लिए उसी वर्ष में खरीदा जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं जिन्हें दोबारा बेचा जाएगा, यानी गन्ना है उसको बेचा जाएगा, फिर ये नहीं कि गन्ना का यूज़ करेंगे, गन्ना बेचा जाएगा। जैसे धागा है, धागा का यूज़ नहीं करेंगे, धागा बेचा जाएगा। और जहाँ बेचा जाएगा वो नहीं कि उसको यूज़ करेगा, वो उसका कुछ बनाएगा। तो ये मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं जिसको दोबारा से बेचा जाएगा, या जिसका पुनः उत्पादन होगा। जैसे धागा से पुनः उत्पादन, फिर से धागा से उत्पादन किया जाएगा फैब्रिक का, कपड़े का। तो ये सारी मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे गेहूं है, होटल द्वारा खरीदा गया गेहूं। अब होटल वाला गेहूं को लेगा, तो ये नहीं गेहूं को बांट देगा अपने होटल के कस्टमर को या क्लाइंट्स को। गेहूं को पिसवाएगा, आटा बनाएगा, तो आटा को सर्व करेगा, रोटी बना करके सर्व करेगा। फिर धागा बनाने वाली जो मिल है वो रोई खरीदती है, तो रोई कोई उपभोक्ता यूज़ नहीं करता, बल्कि रोई का कुछ बनेगा पहले, फिर यूज़ किया जाएगा उसका। तो रोई मध्यवर्ती है। फर्नीचर की दुकान द्वारा पुनः बिक्री के लिए खरीदा गया फर्नीचर, यानी फर्नीचर लिया फिर उसको बेचा, तो ये मध्यवर्ती वस्तु है। रेडीमेड कपड़े बनाने वाले के द्वारा खरीदी गई सूत, यानी सूत लेगा तो सूत को बेचेगा नहीं, बल्कि सूत से रेडीमेड कपड़े बनाएगा, फिर इसको बेचेगा। तो रेडीमेड कपड़ा अंतिम वस्तु है, लेकिन सूत मध्यवर्ती वस्तु है, कच्चा माल है। मध्यवर्ती वस्तुओं की विशेषताएं क्या होती हैं? दोहरी गणना से बचने के लिए
मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। राष्ट्रीय आय क्या होती है? जैसे एक देश है, इस देश ने जितने भी वस्तुओं का उत्पादन किया, जैसे मान लो कि गेहूं का उत्पादन किया, तो इस गेहूं का मूल्य क्या है? ऐसे रिक्शा बनाया, बाइक बनाया, कार बनाया, कोई भी वाहन बनाया, उसका मूल्य क्या है? एक देश के द्वारा एक साल के भीतर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य, उन सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य को जोड़ लो, उसे कहा जाता है राष्ट्रीय आय। एक देश है, वो अपने देश के भीतर कई सारी चीज़ें बनाती हैं, जैसे वाहन, कपड़े, बिल्डिंग, अनाज, कारें, बहुत सारी चीज़ें से पंखा, इलेक्ट्रॉनिक से सामान बनाती हैं। तो हर एक वस्तु का जो अंतिम बाजार मूल्य है, हर एक वस्तु का अंतिम बाजार मूल्य जो है, यानी जिसको बाजार में अंतिम बार बेचा गया उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में, उन सभी वस्तुओं को बेचने पर जितनी आय मिली अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग चीज़ों से, उन सभी आयों को, इनकम्स को जोड़ लिए तो उसे कहा जाता है राष्ट्रीय आय, पूरे देश की आय। अब इसमें जैसे कह रहे हैं मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पैदा किया रेशम, तो रेशम को हम बाज़ार में बेचेंगे तो उससे कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, मान लो कि 10 रुपये मिल गए। फिर रेशम से बना धागा, धागा को फिर बेचेंगे, मान लो ये बिका 10 रुपये का। धागा से बनेगा फैब्रिक, फैब्रिक, धागा से बना फैब्रिक, फिर फैब्रिक को बेचेंगे, फैब्रिक मान लो बिका 10 रुपये का। फैब्रिक से बनेगा कपड़ा, फिर कपड़ा को बेचेंगे, मान लो कपड़ा बना, कपड़ा बिका। अब कपड़ा जो है 10 रुपये का नहीं बिकेगा, कपड़ा बिकेगा अंतिम रूप से इन सभी को जोड़ने के बाद जो आएगा, मज़दूर को, जो मज़दूर ने कपड़े बनाए हैं, फिर जो उद्यमी ने ब्याज पे पैसे लिए हैं, वो सारा चुकाने के बाद उसको जोड़ेगा तो जाकर कपड़े का मूल्य आएगा। मान के चलो कि 200 रुपये आ गया मूल्य। अब अगर राष्ट्रीय आय में हम हर एक वस्तु के इनकम को भी जोड़ते जाएंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि अंतिम रूप से बना कपड़ा, कपड़े का मूल्य हमने 200 रुपये निकाला, इस 200 रुपये मूल्य में वे सारे पहले के मूल्य भी तो शामिल हैं, तभी तो कपड़ा महंगा बिक रहा है। रेशम का मूल्य जो था वो धागे में आ गया और धागा बिका तो उसमें रेशम के मूल्य को जोड़ करके धागे के बेचा। फैब्रिक को बेचा आगे कपड़ा बनाने के लिए, तो फैब्रिक वाले ने पीछे धागे के जितने मूल्य का खरीदा था धागा, उसको जोड़ा, अपने खर्चे को जोड़ा तो जाके कपड़े वाले को दिया। कपड़े वाले ने कपड़ा बनाया तो पीछे से जो फैब्रिक लाया था उस फैब्रिक के दाम को, अपने मेहनताने को, सबको जोड़ करके, अपना प्रॉफिट जोड़ करके तो जाके इसको बेचा। अब अंतिम रूप से जो बन गया है, इसमें दरअसल पीछे की श्रृंखला में सभी वस्तुओं, सभी मेहनतानाओं को जोड़ करके जो बना है वो अंतिम रूप से 200 रुपये बना है। तो अंतिम रूप से जो अंतिम वस्तु होती है उसको ही हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। इन मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि इन सभी को जोड़ करके ही अंतिम रूप से इसमें कपड़े में आ गया है। अगर हम मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को भी जोड़ेंगे, अंतिम वस्तु के मूल्य को भी जोड़ेंगे, तो राष्ट्रीय आय में 2 बार दोहरी गणना हो जाएगी। तो दोहरी गणना से बचाव के लिए हम अंतिम वस्तु के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते हैं। तो ये है पॉइंट। अगला,
इनकी व्युत्पन्न मांग होती है, क्योंकि इनकी मांग अंतिम वस्तुओं की मांग पर आधारित होती है। इनकी व्युत्पन्न मांग होती है, इसका मीन्स ये है मध्यवर्ती वस्तुएं, इनका मांग तभी होगा अगर अंतिम वस्तु का मांग होगा। जैसे अगर कपड़े का मांग होगा मार्केट में, रेडीमेड कपड़े का मांग अगर होगा, तो इसकी अगर मांग होगी, डिमांड होगा, तो ही पीछे धागे की डिमांड आएगी। ऐसे ही अगर रेडीमेड लोहे के दरवाजे का डिमांड आ रहा है, तो पीछे हमें लोहे का खनन करना होगा। तो लोहे का खनन करके लोहा निकाला, तो ये लोहा गेट नहीं है। जो गेट है लोहे का, वो है अंतिम वस्तु जिसका उपभोग किया जाएगा। लेकिन अगर इस अंतिम उपभोक्ता वस्तु का डिमांड हो रहा है, तो पीछे की श्रृंखला में मध्यवर्ती वस्तुओं का डिमांड होगा। इसे कहा जाता है व्युत्पन्न मांग। यानी ऐसा मांग जो प्रत्यक्ष रूप से इसका नहीं हो रहा है, बल्कि अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं के मांग होने के कारण उसकी श्रृंखला में पीछे के जो वस्तु हैं उसकी मांग हो रही है, तो ऐसी मांग को कहा जाता है व्युत्पन्न मांग। तीसरी क्वालिटी है, मतलब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है उपभोक्ता वस्तुओं की, यह सामान्यतः एक उत्पादन इकाई द्वारा दूसरी उत्पादन इकाई से क्रय की जाती है। वही ना, अपने पीछे के श्रृंखला में जो पीछे वाले से खरीदा जाता है, फिर आगे वाला उसको आगे को बेचता है। अर्थात मध्यवर्ती वस्तुएं एक उत्पादक सीमा के भीतर होती हैं। उत्पादक सीमा क्या होता है, यहाँ पे दिया गया उत्पादक सीमा, यह उत्पादन सीमा मध्यवर्ती वस्तुएं एवं अंतिम वस्तुओं के बीच। मध्यवर्ती वस्तुएं जैसे धागा, अंतिम वस्तु जैसे कि कपड़ा। तो मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु के बीच में, जैसे कि फैब्रिक, जैसे कि कुछ और, जैसे कि लास्ट में कपड़ा, क्लॉथ कर लें यहाँ पे, फैब्रिक, क्लॉथ, फिर लास्ट में कपड़ा, क्लॉथेस। तो मध्यवर्ती वस्तु एवं अंतिम वस्तु के बीच के अंतर को समझने हेतु उत्पादन सीमा महत्वपूर्ण है। उत्पादन सीमा एक निश्चित उत्पादन क्षेत्र के इर्द गिर्द की धुरी है, अर्थात जब वस्तु उस निश्चित सीमा के भीतर है तो मध्यवर्ती वस्तु है, और उस सीमा से बाहर है तो अंतिम वस्तु। मतलब ये मान लो सीमा रेखा है ये, तो इस सीमा रेखा के पहले पहले सारी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तु हैं। इस सीमा रेखा को पार करते ही अंतिम वस्तु है। इस सीमा रेखा को पार करते ही अगर अंतिम वस्तु है, तो इस अंतिम वस्तु को किसी और को बेचा नहीं जाएगा कि वो उसका कुछ करेगा, बल्कि वो सीधे बेचा जाएगा बाजार में, जिसका उपभोग किया जाएगा। तो इस सीमा के भीतर, यानी एक ऐसी सीमा जिसके पहले पहले उत्पादन कार्य होगा, खाली उत्पादन होगा, उत्पादन होगा, उत्पादन होगा, लेकिन इस सीमा को पार करते ही उत्पादन नहीं होगा, बल्कि सीधे विक्रय होगा उपभोग करने के लिए। तो इस सीमा को कहा जाता है उत्पादन। यानी ऐसी सीमा जिस सीमा के पहले पहले के श्रृंखला में चीज़ों को एक उत्पादक से दूसरे उत्पादक को बेचा जाता है, लेकिन उस सीमा को पार करते ही अब इसको विक्रय किया जाएगा उपभोग करने के लिए, तो ऐसी सीमा को कहा जाता है उत्पादन सीमा। फिर अब आ गया अंतिम वस्तु। अब ये आसान है, फाइनल गुड्स। ये वे वस्तुएं होती हैं जो निजी उपभोग तथा विनियोग के लिए खरीदी जाती हैं। वही अंतिम कपड़ा जैसे हो गया, अब इसको निजी उपभोग के लिए होगा। लोहे का गेट हो गया या किसी गेट हो गया, उसको लास्ट में यूज़ किया जाएगा। तो जिसको निजी उपभोग के लिए यूज़ किया जाता है, आगे उसको कहीं बेचा नहीं जाएगा। गेट को खरीद लिया, घर में लगा लिया, अब इसको नहीं कि गेट को हम बेचेंगे, फिर घर में लगा लिया तो उसका यूज़ होगा। अब ये वस्तुएं अंतिम उपयोगकर्ता, यानी जो अंतिम कंज्यूमर है, उस तक पहुंचती है। उदाहरण गेहूं जैसे आ गया, फर्नीचर है, कपड़ा है, ब्रेड है, बटर, खाने पीने की चीज़ें, मशीनें हैं। मशीनें ऐसी जैसे ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर खरीदा, अब ये नहीं कि ट्रैक्टर खरीदा फिर उसको बेचेंगे कहीं, अब ट्रैक्टर खरीदा है तो उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ें हैं।
फालतू चीज़ें हैं वो यहाँ। इसकी विशेषताएं क्या हैं अंतिम वस्तुओं की, तो इनका राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है, पहले चर्चा की, और ये उत्पादन सीमा के बाहर हैं, अर्थात अब ये उत्पादन सीमा के बाहर हैं, अब इनका सीधे यूज़ किया जाएगा, ये नहीं कि इसको किसी और उत्पादक को बेचा जाएगा। अंतिम वस्तुएं भी दो प्रकार की हो सकती हैं, एक अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और एक अंतिम उत्पादक वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं वे हैं जिनका उपभोग किया जाता है, और उत्पादक वस्तुएं वे हैं जिनका उत्पादन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, इन वस्तुओं को अंतिम रूप से उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए खरीदा जाता है। सिंपल सा है, जैसे डबल रोटी लिया, उपभोग कर लिया, ख़त्म कहानी। अंतिम उत्पादक वस्तुएं वे होती हैं जिनका प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती है और उत्पादक उनके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। सीधी सी बात कि ऐसी अंतिम वस्तु जैसे कि ट्रैक्टर, यहाँ पे जैसे कि ट्रैक्टर, ये अंतिम वस्तु है, अब इसे किसी को बेचा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ इसका उपभोग हम नहीं कर रहे हैं उस तरीके से, बल्कि इसका यूज़ करेंगे किसी अन्य को उत्पादित करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, तो इसे कहा जाता है अंतिम उत्पादक वस्तुएं। अंतिम वस्तु इसलिए है क्योंकि इसका यूज़ सीधा प्रयोगकर्ता, सीधा उपभोक्ता कर रहा है, और उत्पादक इसलिए है क्योंकि इसका प्रयोग खाने पीने के लिए, पहनने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इसका यूज़ उत्पादन कार्य के लिए हो रहा है। तो यह है अंतिम उत्पादक वस्तुएं। अब मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर क्या है? मध्यवर्ती वस्तुओं या तो उसी वर्ष या पुनः बिक्री या आगे उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अंतिम वस्तुएं या तो उपभोग या निवेश के लिए प्रयोग में, निवेश मीन्स होता है इन्वेस्टमेंट, पैसे को किसी ऐसे क्षेत्र में लगाना जिससे वो और ज़्यादा उत्पादन कार्य को संभव बना सकें। जैसे ट्रैक्टर है, इसमें हम पैसा खर्च करेंगे तो ये और ज़्यादा उत्पादन कार्य कर सकेगा, तो इसे कहते हैं निवेश करना या पूंजी बनाना। मध्यवर्ती में इनकी मांग अंतिम वस्तुओं पर आधारित होती है, अतः उपभोक्ताओं को सीधे संतुष्ट नहीं करती, इनकी व्युत्पन्न मांग होती है। जैसे डेयरी में दूध का प्रयोग, कारखाने में उत्पादन कार्य हेतु कोयले की मांग। अंतिम वस्तुएं उपभोक्ताओं को सीधे संतुष्ट करती हैं, जैसे दूध, कार आदि। मध्यवर्ती या उत्पादन सीमा के दायरे में होती हैं या उत्पादन सीमा के बाहर होती हैं। मध्यवर्ती में यह राष्ट्रीय आय और घरेलू आय दोनों में शामिल नहीं किया जाता। अंतिम वस्तुएं या राष्ट्रीय आय और घरेलू आय दोनों में सम्मिलित किया जाता है। तो ये है। अब जो अगला कैटेगरी है उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।